हेलो एवरीवन, जिसे हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर मॉडल पेपर जिसका पार्ट नंबर 4 ये रहने वाला है। अगर आपने किसी भी मॉडल पेपर को क्लियर नहीं किया है तो सभी की लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। ठीक है, राइट हैंड साइड में ऊपर साइड आपको दिख रहा होगा आई बटन, तो वहाँ पर टैप करके आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि मांस के उद्देश्य से पाले जाने वाले जो कुक्कुट होते हैं, जो मुर्गियाँ होती है, तो उनको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आप देख सकते हो, ब्रॉयलर के नाम से, लेयर्स के नाम से, पुलेट के नाम से, फिर ग्रोवर के नाम से। जल्दी सुनाएंगे कि वे मुर्गियाँ जो कि यहाँ मांस के लिए पाली जाती है उनको किस नाम से जाना जाता है। ब्रॉयलर के नाम से, लेयर्स के नाम से, पुलेट के नाम से, फिर ग्रोवर के नाम से। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिए। मांस के उद्देश्य से पाली जाने वाली कुक्कुट किस नाम से जाना जाता है। यार हाँ, जिसने भी कमेंट किया है फर्स्ट ऑप्शन उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात यार हाँ मांस के लिए, ठीक है, मांस के उद्देश्य से पाली जाने वाली जो कुक्कुट होती है उन्हें बोला जाता है ब्रॉयलर। कि किस नाम से जाना जाता है यार हाँ, जो भी मुर्गियाँ होती है जो कि मांस के उद्देश्य से पाली जाती है उन्हें बोला जाता है ब्रॉयलर्स। अब बात करते हैं लेयर किसे बोला जाता है, तो यार हाँ लेयर्स की अगर बात करते हैं तो जिसने यार हाँ अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक दो पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे ब्रॉयलर, तो ब्रॉयलर वे मुर्गियाँ होती है जिन्हें यार हम मांस के उद्देश्य से पाली जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं लेयर्स, तो लेयर्स होती है यार जिन्हें अंडे के लिए पाला जाता है। ठीक है, जिनका जो मेन पर्पज होता है जिनको पालने का उनका होता है अंडे उत्पादन, तो उसे बोला जाता है लेयर्स। और अगर बात करते हैं ग्रोवर, तो यार हाँ ग्रोवर क्या होती है, ग्रोविंग एक्टिविटीज होती है जब तक जो प्रोडक्शन नहीं देती है। मान लीजिए कोई सी भी मुर्गी है वो जब तक प्रोडक्शन नहीं दे रही है तो उसको जितना मैनेजमेंट दिया जाता है, जितना भी जो खान पान का राशन दिया जाता है, तो उसी को किसमें रखा गया है, हाँ ग्रोवर में रखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखना, तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कि अगर आपसे ब्रॉयलर के बारे में पूछा जाता है तो ब्रॉयलर क्या होते हैं, मांस उद्देश्य से पाली जाने वाली मुर्गी को बोला जाता है ब्रॉयलर्स। अगर बात करते हैं लेयर्स, तो लेयर्स क्या होती है, अंडे देने के लिए पाली जाने वाली जो मुख्यतः इनके जो मेन पर्पज होता है जिन मुर्गियों का जिन्हें अंडे के लिए पाला जाता है उन्हें बोला जाता है लेयर्स। और अगर बात करते हैं ग्रोवर, तो ग्रोवर क्या होता है, जब तक वो प्रोडक्शन नहीं दे, जब तक वो प्रोडक्शन नहीं देती है तब तक जिसे उसे यानी जो भी राशन दिया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है ग्रोवर मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। एक इजी क्वेश्चन है, जल्दी सुनाएंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। कुल्लू में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, फिर शिमला में। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कुल्लू में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, फिर शिमला में। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो एक इजी क्वेश्चन आपने बता दिया होगा वैसे कि अगर बात करते हैं यार केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो कौन सा है राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि अगर बात करते हैं जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है ये कहाँ पर होता है यार, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित होता है यार, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित होता है। ठीक है, एक और बार देख लीजिए, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की जब भी बात आई अर्थात CPRI, ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की जब भी बात की जाए ये कहाँ पर स्थित है, कुफरी। और कुफरी कहाँ पर स्थित है यार, शिमला में। और शिमला कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है, अर्थात वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी जो खाद होती है ये किसके उपयोग से बनाई जाती है, कीट के, केंचुआ का, गले की कर्मी से, या फिर कृंतक से। जल्दी सुनाएंगे कि वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है, कीट के उपयोग से, केंचुए के उपयोग से, गले की कर्मी से, या फिर कृंतक के। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। तो यार हाँ, अगर बात किया वर्मी कंपोस्ट, तो नाम में ही स्पष्ट हो रहा है कि यार वर्मी, वर्मी मतलब क्या होता है यार हाँ, केंचुआ होता है। वर्मी मतलब क्या होता है, केंचुआ होता है। अतः राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगर बात किया वर्मी कंपोस्ट अर्थात जो वर्मी खाद होती है किससे प्राप्त की जाती है, ये की जाती है यार हाँ केंचुए की खाद से। ठीक है, केंचुए होता है तो इसी के जो खाद होती है यानी जो भी एक होता है जो अपशिष्ट पदार्थ होता है केंचुए की, उसी को बोला जाता है यार हाँ वर्मी कंपोस्ट के नाम से। ठीक है, एक और पॉइंट ध्यान रखना है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वर्मी कल्चर अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कल्चर तो क्या होता है, केंचुए का पालन होता है। अगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कंपोस्ट, तो कंपोस्ट तो क्या होता है, केंचुए से प्राप्त खाद को ही यार हाँ वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना है। लेकिन अगर आपसे पूछता है वर्मी कल्चर किसे बोला जाता है, वर्मी कल्चर किसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कल्चर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको कंपोस्ट देखने को मिल रहा है। तो कल्चर क्या होता है, केंचुए का पालन करना। ठीक है, केंचुए का पालन करना क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है केंचुए से प्राप्त खाद को किस नाम से जाना है, उसे बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया, वर्मी कल्चर क्या होता है और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी सुनाएंगे। टिक्का रोग निम्न में से किस फसल से संबंधित है। जल्दी सुनाएंगे, मक्का होता है, कपास होता है, गेहूँ होता है, फिर मूंगफली होती है। अर्थात किसका एक मेजर डिजीज है टिक्का रोग, मक्का का, कपास का, गेहूँ का, या फिर मूंगफली का। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है।
टिक्का रोग, तो ये इजी क्वेश्चन है यार। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सीरियस डिसीज होती है, किसकी होती है यार? ये होती है ग्राउंडनट की, मूंगफली की होती है। कौन सा है राइट आंसर? इजीली आपने सभी ने बता दिया होगा वैसे कि अगर बात करें टिक्का रोग, तो यार हाँ, ये किस कोजल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। इसका रोग कारक आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप टिक्का रोग, तो टिक्का रोग का रोगजनक क्या होता है, रोग कारक क्या होता है? तो इसका रोग कारक होता है सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। क्या होता है? सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला होता है, जो कि किसकी होती है? हाँ, मेजर डिजीज होती है, मूंगफली की ग्राउंडनट की होती है। किसके द्वारा होता है? एक और बार देख लीजिए, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला के द्वारा होती है, जिसका जो मेजर डिजीज होती है किसकी होती है? ग्राउंडनट है, मूंगफली की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोनों जनकों पर F1 की श्रेष्ठता कहलाती है। इस क्वेश्चन को आपने कल ही सोल्व किया था। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कि जब दोनों जनकों से F1 श्रेष्ठ हो तो उस क्रिया को किस नाम से नाचता है? संकरोज के नाम से, संकरपोष्टता के नाम से, दोनों से, या फिर हेटेरोसिस के नाम से? जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है कि दोनों जनकों पर F1 की श्रेष्ठता कहलाती है। संकरोज, संकरपोष्टता, दोनों, या फिर हेटेरोसिस? जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट होते हैं तो इनमें अगर जिसने भी फर्स्ट और फोर्थ आंसर दिया है उसका राइट आंसर है, क्योंकि अगर बात किया रहा जो F1 जनरेशन होती है, अगर मान लीजिए जनकों से वो श्रेष्ठ होती है तो उसे बोला जाता है संकरोज। और ये संकरोज होता है, इसी का इंग्लिश नाम क्या होता है? हेटेरोसिस होता है, ठीक है। जो संकरोज होता है इसी का नाम क्या होता है? इंग्लिश में हेटेरोसिस होता है। अतः राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट और दोनों है ये, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो यार आपको डायरेक्ट यार है, अगर बात की जाए दोनों जनकों पर F1 की श्रेष्ठता, तो F1 की श्रेष्ठता क्या लगाती है? हेटेरोसिस कहलाती है, या फिर संकर ओज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए दुग्ध शर्करा कहलाती है, अतः दुग्ध की शर्करा को किस नाम से नाचता है? जल्दी से पाएंगे, लैक्टोज के नाम से, फ्रक्टोज के नाम से, माल्टोज के नाम से, फिर ग्लूकोज के नाम से? जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि दुग्ध शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है, फ्रक्टोज होती है, माल्टोज होती है, फिर ग्लूकोज होती है? जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें दुग्ध शर्करा तो कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे दुग्ध शर्करा तो कौन सी होती है? लैक्टोज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा है सिंचाई की निम्न में से कौन सी विधि दबाव युक्त प्रणाली नहीं है? ठीक है, दबाव युक्त प्रणाली नहीं है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से पाएंगे कि दबाव युक्त प्रणाली कौन सी नहीं होती? स्प्रिंकलर, ड्रिप, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा है कि सिंचाई के निम्न में से कौन सी विधि ऐसी है जिसमें दबाव का प्रयोग नहीं किया जाता है? स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप मेथड, दोनों, या फिर फ्लड विधि? जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा विधि है जिसमें यहाँ दबाव का प्रयोग नहीं किया जाता है? स्प्रिंकलर होता है, ड्रिप होता है, फ्लड विधि होती है? जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए स्प्रिंकलर और ड्रिप की, ठीक है, स्प्रिंकलर और ड्रिप में यहाँ एक प्रेशर दिया जाता है, एक स्पेशली प्रेशर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग पानी को खेत तक पहुँचाया जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं फ्लड मेथड, तो फ्लड में क्या होता है? जैसे ही हम मान लीजिए कोई सा खेत है तो इसमें क्या करते हैं? एक किनारे पर फ्लड दे देते हैं, अर्थात मान लीजिए वहाँ पर हम जो भी आपकी मोटर होती है तो उसका पानी को छोड़ दिया जाता है, अर्थात उसे कोई किसी प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है। बल्कि याद रखना कि जो स्प्रिंकलर होता है और ड्रिप होता है तो इसमें एक प्रेशर दिया जाता है, एक स्पेशली प्रेशर दिया जाता है, उसी के द्वारा यहाँ की जो पानी होता है उसे यानी पौधे तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। पौधे तक पहुंचाने के लिए उसे एक प्रेशर की आवश्यकता होती है। बल्कि अगर बात की जाए फ्लड की, तो फ्लड में क्या होता है? उसे डायरेक्ट बहाने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन के बाद अर्थात किसमें दबाव की जरूरत नहीं होती है, वो होता है फ्लड विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वंशागति की आरांश को समझाने के लिए मेंडल ने किस फसल पर अध्ययन किया था? एक इजी क्वेश्चन, जल्दी से पाएंगे कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? गेहूं पर, मटर पर, धान पर, या लोबिया पर? जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि मेंडल ने किस फसल पर अध्ययन किया था? गेहूं, मटर, धान, या फिर लोबिया? जल्दी से पाएंगे। तो एक इजी क्वेश्चन है। अगर बात किया मेंडल ने तो किस पर किए थे? मटर पर किए थे। किस पर किए थे? गार्डन पी पर किए थे, ठीक है। एक फील्ड पी होता है, एक होता है गार्डन पी। तो किस पर किए थे यार? फील्ड पी पर नहीं किए थे, बल्कि किस पर किए थे? गार्डन पी पर किए थे यार। हाँ, अगर बात की जाए फील्ड पी या फिर गार्डन पी तो किस पर किए थे? एक्सपेरिमेंट जो भी किए गए थे ये किए थे गार्डन पी पर किए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण सारों का रेशाओं से किसका निर्माण होता है? सारों का रेशाओ, ठीक है। इस वर्ड को जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर आपसे पूछा है पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण सारों का रेशाओं से किसका निर्माण होता है? लवणीय मृदा का निर्माण होता है, अम्लीय मृदा का निर्माण होता है, क्षारीय मृदा का निर्माण होता है, फिर लवणीय सोडिक मृदा का निर्माण होता है? जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण सारों का रेशा हो जाता है और उससे किस मृदा का निर्माण होता है? लवणीय मृदा का, अम्लीय मृदा का, क्षारीय मृदा का, फिर लवणीय सोडिक मृदा का? जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस को देख के और क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के राइट आंसर बताइए कि पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण सारों का रेशा से किसका निर्माण होता है? तो यहाँ अगर बात की जाए
ठीक है, इसके मुख्य दो आप मान सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपने सही से समझा होगा तो इसमें मुख्यतः दो दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप समझना ही चाहते हो तो क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक दे रखा है आपको उच्च वर्षा हो रही है। ठीक है, लगातार वर्षा हो रही है। हमने कई बार क्लियर किया है कि अगर मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में लगातार वर्षा होती है तो उससे किसका निर्माण होता है? अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है तो उससे क्या होता है? अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। लेकिन अगर बात की जाए सारी इसका, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो क्या हुआ क्वेश्चन में ये आपको दे रखा है फर्स्ट पॉइंट कि उच्च वर्षा हो रही है। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है कि सारों का रिसाव हो रहा है, अर्थात सार तो बह गए ना। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो सार होते हैं इनका रिसाव हो गया, मतलब सार तो बह गए, तो क्या बचा फिर? अम्लीय जो एसिडिक होते हैं जितने भी जो पदार्थ होते हैं वही तो बची ना, अर्थात किसका निर्माण होगा? अम्लीय मृदा का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दे रखे थे, उसके अकॉर्डिंग इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अर्थात राइट आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एपीकल्चर का संबंध होता है। अर्थात एपीकल्चर होता क्या है? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खियों की ऐसा है, सभी कीटों का क्या ऐसा है, मछलियों का जाता है, फिर सभी पक्षियों का क्या ऐसा है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताइए, एपीकल्चर का संबंध किससे होता है? मधुमक्खियों से होता है, सभी कीटों से होता है, मछलियों से होता है, फिर सभी पक्षियों से होता है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की है एपीकल्चर की, ठीक है, अगर बात की जाती है एपीकल्चर की तो एपीकल्चर का संबंध किससे होता है? इसी क्वेश्चन है, एक मधुमक्खी से होता है। किससे होता है? यहाँ अगर बात की जाए एपीकल्चर तो मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बोने गेहूं में बुआई की गहराई निर्भर करती है। अर्थात यहाँ पर आपसे वो पूछी गई कि जो सीड डेप्थ होती है, ठीक है, हमने कल ही सोल्व किया था, 4 से 5 होती है सेंटीमीटर इसकी गहराई। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग की जाती है? जो सीड डेप्थ है इसको कैलकुलेट किसके द्वारा किया जाता है? डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है? उसका रीज़न क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, कि रेडियल की लंबाई पर करता है, कोलियोप्टाइल की लंबाई पर डिपेंड करता है, तापमान पर करता है, फिर आर्द्रता पर करता है। अर्थात जो सीड डेप्थ होती है ये किस पर डिपेंड करती है? रेडिकल की लंबाई पर करती है, कोलियोप्टाइल की लंबाई पर करती है, तापमान पर करती है, फिर आर्द्रता पर करती है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। कि जो सीड डेप्थ होती है, जैसे कि हमने कल ही बताया था कि बोने गेहूं में बुआई कितनी सीड डेप्थ पर की जाती है? 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर की जाती है। लेकिन ये किस पर डिपेंड करती है ये आपको बताना है। तो जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। कि रेडिकल की लंबाई पर, कोलियोप्टाइल की लंबाई पर, तापमान पर, फिर आर्द्रता पर। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए जो ये डिपेंड करती है, जो सीड डेप्थ होती है ये डिपेंड करती है किस पर करती है? सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है, कोलियोप्टाइल की लंबाई पर करती है। किस पर करती है? कोलियोप्टाइल होता है। तो इसी की लंबाई पर अनुसार यार उसकी सीड डेप्थ को कैलकुलेट किया जाता है, अर्थात सीड डेप्थ को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फील्ड कैपेसिटी अर्थात जो क्षेत्र क्षमता होती है उस पर पीएफ मान आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा गया है पीएफ मान। तो जल्दी बताएंगे क्षेत्र क्षमता अर्थात फील्ड कैपेसिटी पर पीएफ कितना होता है? 0.0 होता है, 2.54 होता है, 4.2 होता है, फिर 6.0 होता है। जल्दी सुनाएंगे कि क्षेत्र क्षमता अर्थात यार जो फील्ड कैपेसिटी होती है उस पर पीएफ कितना होता है? 0.0 होता है, 2.54 होता है, 4.2 होता है, फिर 6.0 होता है। जल्दी सुनाएंगे कि पीएफ मान कितना होता है फील्ड कैपेसिटी पर? जल्दी सुनाइए। तो इसका राइट आंसर जिसने भी कमेंट किया है सेकंड। अगर बात किया पीएफ मान की तो कितना होता है यार? हाँ, अगर बात किया फील्ड कैपेसिटी की तो फील्ड कैपेसिटी जो पीएफ मान होता है, जो पीएफ मान होता है, सॉरी यहाँ पर आपसे पूछा गया पीएफ के बारे में, नोट पीएच के बारे में। ठीक है, पीएच नहीं पूछा गया बल्कि पीएफ पूछा गया है। तो पीएफ कितना होता है अगर बात की फील्ड कैपेसिटी की तो इस पर पीएफ मान होता है 2.54। ठीक है, 2.54 होता है इसका पीएफ मान। और अगर बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी होती क्या है तो मान लीजिए सिंचाई, कोई सा भी फील्ड है उसमें सिंचाई करने के 48 घंटे बाद, ठीक है, 48 से 72 घंटे के बाद जो रह जाती है, जो भी नमी की मात्रा रह जाती है उसे बोलता है फील्ड कैपेसिटी अर्थात क्षेत्र क्षमता के नाम से। डायरेक्ट आप तो ये मान लीजिए कि कोई भी फील्ड है उसमें अगर मान लीजिए हमने आज सिंचाई की है तो उसके 48 घंटे के बाद, 48 से 72 घंटे के मध्य जो भी रह जाती है, जो भी आर्द्रता रह जाती है उसे किस नाम से जाना है? उसे बोलता है फील्ड कैपेसिटी के नाम से। ठीक है, उसे किस नाम से जाना है? फील्ड कैपेसिटी के नाम से जाना है। और यहाँ पर आपसे पूछा है पीएफ मान कितना होता है इस पर? तो ये होता है 2.54 होता है। कितना होता है पीएफ मान? ये होता है 2.54। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है तीनों आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है? जल्दी सुनाइए, 3 आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने वाला कौन सा होता है? डीएपी होता है, एमओपी होता है, एसएसपी होता है, फिर एसओपी होता है। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है। कि 3 आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने वाला कौन सा है? फर्टिलाइजर। ठीक है, ये पोषक तत्व मान लीजिए कि फर्टिलाइजर होता है। जल्दी सुनाइए ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर जो क्या रहा है 3 आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है? डीएपी होता है, एमओपी होता है, एसएसपी होता है, फिर एसओपी होता है। जल्दी सुनाइए राइट आंसर क्या है। तो इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछता है तीनों तो किस में पाइजते हैं? एसएसपी में पाइजते हैं। ठीक है, एसएसपी में पाइजते हैं। अब कौन कौन से पाइजते हैं? कैल्शियम होता है, फास्फोरस भी होता है, और एक होता है नाइट्रोजन। ठीक है, सिंगल सल्फर होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन नहीं होता बल्कि इसमें क्या होता है? सल्फर होता है।
अगर बात करते हैं एसएसपी में, तो एसएसपी में क्या होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और सल्फर कंटेंट होता है। अब बात करते हैं कितना होता है, तो फास्फोरस तो कितना होता है, इजीली है। अगर बात की जाए फास्फोरस, तो फास्फोरस तो कितना होता है, 16% होता है। अगर बात करते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना होता है, 19% होता है। और अगर बात की सल्फर, तो सल्फर कितना होता है, 12% होता है। ठीक है, अगर बात की सल्फर, तो सल्फर तो कितना होता है, 12% होता है। अगर बात करते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है, 16% होता है। और अगर बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम कितना होता है, 19% होता है। अर्थात यार इसमें तीनों ही आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं एसएसपी अर्थात सिंगल सुपर फॉस्फेट में। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है तंबाकू में शीर्ष कलिका हटाना। शीर्ष कलिकाएं होती है तो उनको हटाना क्या कहलाता है, टॉपिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो टॉपिंग की जाती है या फिर डीसकरिंग की जाती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पौधे की ऊंचाई कम करना होता है, शाखाएं तोड़ना होता है, पोषक तत्व है, ऊर्जा का फ्लोअर हेड से पत्तियों की तरफ बढ़ाना होता है, फिर पौधे से गिरने बचाने के लिए होता है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है कि ऑप्शंस पहले देख लीजिए कि जो तंबाकू में यार हाँ तंबाकू में जो टॉपिंग क्रिया की जाती है और जो डीसकरिंग क्रिया की जाती है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। पौधे की ऊंचाई को कम करना होता है, शाखाएं तोड़ना होता है, पोषक तत्व है, ऊर्जा का जो फ्लोर होता है उस हेड को पत्तियों की तरफ बढ़ाना होता है या फिर पौधे से गिरने को बचाने के लिए कैसा है। जल्दी सुनाएंगे टॉपिंग और डिस्करिंग क्यों की जाती है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है टॉपिंग क्या होती है यार, शीर्ष कलिकाओं हटाना। शीर्ष कलिकाओं हटाना क्या कहलाता है, टॉपिंग कहलाता है। और डिसकरिंग क्या होता है, सकर्स को हटाना होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट पहले तो इससे क्लियर कर लेते हैं। टॉपिंग क्या होती है यार, हाँ शीर्ष कलिकाओं हटाना टॉपिंग होता है। डिसकरिंग क्या होती है, सकर्स को हटाना डिसकरिंग कहलाती है। अब क्वेश्चन पढ़ाते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है ये क्या होता है यार, हाँ पोषक तत्व है, ऊर्जा का जो फ्लोर ऐड होता है, पोषक तत्व है, ऊर्जा का जो फ्लोर ऐड होता है, तो उसे यार हम पत्तियों की तरफ बढ़ाना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। क्योंकि यार हाँ अगर बात की जाए इसके टॉपिंग का और डिसकरिंग का मुख्य ऑब्जेक्टिव या फिर कौन सा मुख्य उद्देश्य होता है, ये होता है पोषक तत्व है व जो ऊर्जा का जो फ्लोर होता है उसे पत्तियों की तरफ बढ़ाना होता है। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्रॉप लॉगिंग। क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किस में किया जाता है, ये आपसे बताना है। किस फसल से संबंधित है या फिर किस फसल में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से देख लीजिए। क्रॉप लॉगिंग गन्ने से संबंधित है, चुकंदर से संबंधित है, मक्का से संबंधित है या फिर चाय से संबंधित है। जल्दी समझिए राइट आंसर क्या है। क्रॉप लॉगिंग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, लॉजिंग नहीं पूछा गया बल्कि लॉगिंग पूछा गया है। तो जल्दी समझेंगे लॉगिंग किस में की जाती है। तो यहाँ अगर बात की क्रॉप लॉगिंग, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर है गन्ना। क्योंकि यार हाँ इसके जो पोषक तत्व होते हैं तो उसको एस्टिमेट करने के लिए यार हाँ क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग कैसा है। अब एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्रॉप लॉगिंग के बारे में, अर्थात ये क्या होती है, लॉगिंग होती है। ठीक है, ये होती है लॉगिंग। एक और टर्म आपने पढ़ी होगी यार हाँ, एक होती है लोडजिंग, अर्थात डी बीच में आ जाता है। ठीक है, डी जी बीच में आ जाता है। तो ये लोडजिंग क्या होती है, ये होती है यार हाँ फसल का गिरना होता है। ठीक है, अगर बात की जिससे बीच में डी आ जाए, इसको ज़रूर ध्यान रखना। अगर बात की यार हाँ क्रॉप, एक होती है लॉजिंग, एक होती है लॉगिंग। ठीक है, तो लॉगिंग तो क्या होती है यार हाँ, ये होती है गन्ने से संबंधित, जिसका यार हाँ जो पोषक तत्व होते हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए इसका प्रयोग किया है। और अगर बात करते हैं जो लोडजिंग, अर्थात यहाँ LODGING, तो इसमें क्या होता है यार हाँ फसल का गिरना क्या कहलाता है, क्रॉप लॉगिंग कहलाता है, अर्थात क्रॉप लोडजिंग कहलाता है। आप तो ये डायरेक्ट समझिए कि फसल का गिरना क्या कहलाता है, लोडजिंग कहलाता है। और डायरेक्ट यार हाँ लॉगिंग अगर आपको देखने को मिलता है तो ये क्या होती है, गन्ने से संबंधित होती है, पोषक तत्वों को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, दोनों में समझ आ गया क्या होता है डिफरेंस। इनमें होता है यार हाँ जिंक का, अर्थात इसमें केवल डी का डिफरेंस होता है। और ये होता है यार हाँ फसल का गिरना, और ये क्या होती है, पोषक तत्वों को एस्टिमेट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस प्रकार की मृदाओं में नमी ज्ञात करने के लिए न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि का प्रयोग कैसा है। ठीक है, विज्ञान यानी प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर यही पूछा गया है कि किसके लिए उपयुक्त तो नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, अम्लीय मृदाओं में, जलोढ़ मृदाओं में, लेटेराइट मृदाओं में, फिर कार्बनिक मृदाओं में। जल्दी से पाएंगे कि किस प्रकार की मृदाओं में नमी ज्ञात करने के लिए न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। अम्लीय मृदाओं में, जलोढ़ मृदाओं में, लेटेराइट मृदाओं में, फिर कार्बनिक मृदाओं में। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यार हाँ अगर बात करें न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ये नहीं किया जाता है बल्कि कार्बनिक मृदाओं में। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है कार्बनिक मृदाओं में, बल्कि अगर बात करते हैं अम्लीय मृदा, जलोढ़ मृदा और लेटेराइट मृदा, तो इन तीनों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोच रहे हैं कपास में अधिकतम संख्या में कलिका व बोल्स किस कारण से अधिक गिरते हैं। ठीक है, गिरने का कारण पूछा गया है। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। कपास में जो अधिकतम संख्या में जो कलिकाएं आती है और जो बोल्स आते हैं ये किस कारण गिरते हैं। मृदा में नाइट्रोजन कमी के कारण गिरते हैं, मृदा में फास्फोरस की कमी के कारण गिरते हैं, मृदा में मैग्नीशियम कमी के कारण गिरते हैं, फिर
कली निर्माण अवस्था के समय यहाँ मृदा में जल की कमी के कारण गिरते हैं। जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है कि जो बोल्स गिरती है, जो कलिकाएं होती है, तो ये गिरती क्यों है, इनका कारण क्या होता है? नाइट्रोजन कमी के कारण, फास्फोरस कमी के कारण, मैग्नीशियम कमी के कारण, फिर कली निर्माण अवस्था पर मृदा में जल की कमी के कारण बनती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात कीजिए बोल्स गिरती है और जो कलिकाएं होती है गिरती क्यों है, तो इसका कारण होता है फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। जिसने भी किया है डी कमेंट उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात किया रहा ये गिरती क्यों है, तो इनका गिरने का मुख्य कारण क्या होता है? कली निर्माण की अवस्था। ठीक है, जब कलिकाएं बनती है, जब बोल्स बनते हैं, तो क्या होता है? मृदा में जल की कमी आ जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ जो कली है, तो इनका निर्माण होने के समय अगर मृदा में जल की कमी आ जाती है, तो उससे क्या होता है? जो बोल्स होती है, जो कलिकाएं होती है, वो गिर जाती है। क्या होती है? वो गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया था, क्रॉप लॉगिंग। ठीक है, तो ये क्या होती है? डायरेक्ट हम क्लियर कर लेते हैं। क्रॉप लॉगिंग है, अर्थात डबल जी आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका संबंध किससे हुआ? गन्ने से हुआ। और अगर बात की यहाँ पर DING आपको देखने को मिलता था, तो ये किससे संबंधित होती है? ये होती है हाँ फसलों को गिरना, अर्थात सभी फसलों से संबंधित होती है, जो भी फसलें गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगा ए वैल्यू अवधारणा किसने व्यक्त की? यार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए वैल्यू थ्योरी। तो सबसे पहले बताएंगे कि ए वैल्यू थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? सोरेनसन के द्वारा, बकेट के द्वारा, सोइफिल्ड के द्वारा, फिर डीन और फ्रेड के द्वारा। जल्दी से बताएंगे जो ए वैल्यू है ये किसके द्वारा दी गई थी? सोरेनसन के द्वारा, बकेट के द्वारा, सोइफिल्ड के द्वारा, फिर डीन और फ्रेड के द्वारा। जल्दी से बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है कि ए वैल्यू अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? सोरेनसन के द्वारा, बकेट के द्वारा, सोइफिल्ड के द्वारा, फिर डीन और फ्रेड के द्वारा। तो यहाँ अगर बात की ए वैल्यू, तो ये दी गई थी, जिसने भी कमेंट किया है फोर्थ उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात की ए वैल्यू अवधारणा थी, दी गई थी डीन और फ्रेड के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? डीन और फ्रेड के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सल्फर का ऑर्गेनिक रूप है? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कार्बनिक रूप अथवा ऑर्गेनिक रूप के बारे में। जल्दी से बताएंगे सल्फर का ऑर्गेनिक रूप कौन सा होता है? प्यूरिन होता है, सिस्टीन होता है, आयरन होता है, फिर फाइटिन होता है। जल्दी से बताएंगे कि यहाँ सल्फर का ऑर्गेनिक रूप कौन सा है, ऑर्गेनिक रूप कौन सा होता है, कार्बनिक रूप कौन सा होता है? प्यूरिन होता है, सिस्टीन होता है, आयरन होता है, फिर फाइटिन होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे कि आरएनए जो होता है ये होता है, सिस्टीन होता है, प्यूरिन होता है, फिर फाइटिन होता है। जल्दी से बताएंगे सल्फर का ऑर्गेनिक ग्रुप कौन सा होता है? तो यहाँ अगर बात की इसका राइट आंसर तो कौन सा है? सेकंड ऑप्शन जिसने भी कमेंट किया है उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात की सल्फर का ऑर्गेनिक ग्रुप तो कौन सा होता है? सिस्टीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए कि मृदा में अमोनियम उर्वरकों से नाइट्रोजन। पहले तो ना यार हाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, कि इसमें आपसे बताया गया है कि मृदा में अमोनियम उर्वरकों से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से नाइट्रस ऑक्साइड के निर्माण को किस नाम से समझता है? ठीक है, सबसे पहले क्या बन रहा है? नाइट्रोजन बन रहा है, उसके बाद में क्या बन रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है। अर्थात यार हाँ नाइट्रोजन का बनना और नाइट्रस ऑक्साइड का बनना, ये संपूर्ण क्रिया को किस नाम से समझता है? अमोनीकरण के नाम से, नाइट्रीकरण के नाम से, विनाइट्रीकरण के नाम से, फिर खनिजन के नाम से। जल्दी सुनाएंगे कि यहाँ सबसे पहले तो जो अमोनिया होता है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो इस संपूर्ण क्रिया को किस नाम से समझता है? अमोनीकरण के नाम से, नाइट्रीकरण के नाम से, विनाइट्रीकरण के नाम से, फिर खनिजन के नाम से। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर क्या है? जल्दी से दिए ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी सुनाएंगे राइट आंसर कौन सा है? तो ये संपूर्ण क्रिया होती है, इसे बोला जाता है यार विनाइट्रीकरण। किस नाम से समझता है यार? हाँ इसे बोला जाता है विनाइट्रीकरण के नाम से। और इसके साथ साथ आपको ये भी आ रहा है कि अगर आप धान में, तो धान में सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन लॉस होता है, नाइट्रोजन की हानि होती है, तो वो किसके द्वारा होती है? विनाइट्रीकरण के द्वारा ही होती है। ठीक है, अगर बात की जाए नाइट्रोजन में जो धान होता है, तो इसमें नाइट्रोजन कमी सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होती है? ये होती है विनाइट्रीकरण क्रिया के द्वारा ही होती है। धान में नाइट्रोजन कमी सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होती है? विनाइट्रीकरण के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जड़ों की जाइलम वाहिनिकाओं में लवण ऊपर की ओर किस विधि के द्वारा पहुंचता है? दोबारा से समझ लीजिए क्वेश्चन को कि जड़ों की जाइलम वाहिकाओं में जो लवण है ऊपर की ओर किस विधि के द्वारा पहुंचता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के द्वारा, श्वसन के द्वारा, फिर रोटेशन के द्वारा। जल्दी बताएंगे कि ऊपर जाता है जो लवण होता है, ये ऊपर क्यों जाते हैं? इसका कारण क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन संश्लेषण होता है, वाष्पोत्सर्जन प्रवाह होता है, श्वसन होता है, फिर रोटेशन होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है? कि प्रकाश संश्लेषण होता है, वाष्पोत्सर्जन प्रवाह होता है, फिर श्वसन होता है, फिर रोटेशन होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है? कि जाइलम में जो लवण होते हैं ये ऊपर की ओर क्यों गति करते हैं? इसका कारण क्या होता है? इसका रीज़न क्या होता है? तो इसका रीज़न होता है यार वाष्पोत्सर्जन प्रवाह है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि अगर बात की जो जाइलम होता है तो इसमें जो लवण होते हैं ये ऊपर की ओर गति क्यों करते हैं? ये करते हैं वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के कारण। किसके द्वारा करते हैं? वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के कारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विस्तृत CN अनुपात वाले कार्बनिक अवशेषों का विच्छेदन संकुचित CN अनुपात वाले कार्बनिक पदार्थों से होता है, अर्थात धीमे होता है, तीव्र होता है, स्थिर होता है, फिर पहले तीव्र फिर बाद में धीमे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दो आपको टर्म दे रखी है यहाँ पर। एक होता है विस्तृत CN अनुपात वाले जो कार्बनिक अवशेष होते हैं, एक होते हैं संकुचित CN अनुपात वाले जो कार्बनिक अवशेष होते हैं। तो उनमें जो डिकम्पोजिशन होता है, अर्थात जो विच्छेदन होता है, जो डिकम्पोजिशन होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है?
ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं यार। हाँ, अगर बात की संकुचित की, अर्थात जो संकर भी इसे बोला जाता है, ठीक है, संकर अनुपात भी आपसे बोल सकते हो कि संकर से अनुपात वाले जो कार्बनिक अवशेष होते हैं तो उनमें जो डिकम्पोजिशन क्रिया होती है ये अधिक तीव्र गति होती है, बल्कि यार हाँ विस्तारित जो सी अनुपात वाले जो कार्बनिक अवशेष होते हैं इनमें क्या होती है, धीमी गति से होती है, ठीक है। यानी जो सबसे ज़्यादा होती है ये किस में होती है, संकुचित में होती है, अर्थात जिसे संकर भी बोला जा सकता है। तो संकर अनुपात वाले, संकर सी अनुपात वाले जो कार्बनिक अवशेष होते हैं तो उनमें क्या होती है, जो डिकम्पोजिशन क्रिया होती है ये होती है तीव्र। और अगर बात करते हैं विस्तृत, अर्थात जिसे चौड़ा बोला जाता है, तो चौड़ा सी अनुपात वाले जो कार्बनिक अवशेष होते हैं उनमें डिकम्पोजिशन क्रिया क्या होती है, धीमी गति से होती है। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन धीमी गति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, अर्थात किस फॉर्म में होता है, ये आपसे पूछा गया है। अमोनिया के रूप में होता है, एमाइड के रूप में होता है, नाइट्राइट के रूप में होता है, फिर नाइट्रेट के रूप में होता है। जल्दी से आएंगे कि यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है ये किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है, अमोनिया के रूप में, एमाइड के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, फिर नाइट्रेट के रूप में। जल्दी से आएंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें यूरिया में नाइट्रोजन तो ये किस रूप में होती है, ये होती है एमाइड रूप में। किस में होती है, एमाइड रूप में होती है। जैसे कि अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हो तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2NH2 होता है, ठीक है, CONH2NH2 होता है। और ये जो NH2 बॉन्ड होता है, ठीक है, ये NH2 जो बॉन्ड होता है इसे ये बोला जाता है एमाइड। अर्थात यहाँ कि अगर बात करें यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है तो किस रूप में होता है, एमाइड रूप में होता है। और एमाइड क्या होता है, NH2 बॉन्ड को ही एमाइड के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ CO भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको ये भी पूछा जाता है, अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कार्बनिक उर्वरक कौन सा होता है, तो यहाँ कार्बनिक उर्वरक क्या होता है, यूरिया ही होता है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेता, कोई सा भी मान लीजिए, कोई सा भी ऑप्शन आपको दे देता कि इनमें से कार्बनिक उर्वरक बताइए, तो राइट आंसर क्या होता, यूरिया होता। क्योंकि आपको देखने को मिल सकता है यार हाँ कि यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है क्या होता है, CONH2NH2। तो NH2 तो क्या होते हैं, एमाइड होते हैं। लेकिन अगर बात की CO तो क्या होता है, कार्बनिक उर्वरक होता है। अर्थात यार हाँ यूरिया क्या होता है, एक कार्बनिक उर्वरक भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस pH मान पर फास्फोरस की उपलब्धता, अर्थात जो अवेलेबिलिटी होती है फास्फोरस की, ये सबसे ज़्यादा होती है। तो आप ऑप्शंस देख लीजिए कि 5.5 pH पर, 6.5 pH पर, 7.2 pH पर, फिर 8.5 pH पर। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि यार हाँ जो फास्फोरस की उपलब्धता है ये सबसे ज़्यादा किस pH पर होती है, 5.5 पर, 6.5 पर, 7.2 पर, या फिर 8.5 पर। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से पाएंगे फास्फोरस की उपलब्धता किस pH मान पर सबसे अधिक होती है। यहाँ अगर बात की फास्फोरस की तो इसके लगभग जो न्यूट्रल होता है, अर्थात राइट आंसर कौन सा है, यानी सेकंड ऑप्शन है। क्योंकि अगर आपसे बताए फास्फोरस की उपलब्धता तो इसकी सबसे ज़्यादा उपलब्धता होती है, जो अवेलेबिलिटी होती है ये होती है 6.5 पर। कितने पर होती है, 6.5 पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गन्ने में बंची टॉप किसके कारण होता है। तो जल्दी से बताइए बंची टॉप डिजीज क्यों होती है, जड़ छेदक के द्वारा, तना छेदक के द्वारा, पर्व छेदक के द्वारा, फिर शीर्ष तना छेदक के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कि यार हाँ गन्ने में बंची टॉप जो डिजीज होती है ये किसके कारण होती है, जड़ छेदक के द्वारा होती है, तना छेदक के द्वारा होती है, पर्व छेदक के द्वारा होती है, फिर शीर्ष तना छेदक के द्वारा होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताएंगे। तो जिसने भी डी कमेंट किया है उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात करें गन्ने में जो डिजीज होती है तो ये किसके कारण होती है, ये होती है शीर्ष तना छेदक के द्वारा। अर्थात यहाँ टॉप सूट बोरर के द्वारा, किसके द्वारा होती है, टॉप सूट बोरर के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, टॉप सूट बोरर के द्वारा होती है। अगर आपसे गन्ने में बंची टॉप तो किसके द्वारा होती है, शीर्ष तना छेदक अर्थात टॉप सूट बोरर के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जीवाणु जनित बीमारियों का नियंत्रण रसायन या नियंत्रित करने वाले रसायन का आपको नाम बताना है। तो जल्दी से पाएंगे किस रसायन से आप जीवाणु जनित बीमारियों को कंट्रोल करोगे। एंटीबायोटिक्स के नाम से, विषाणुनाशी होती है तो इनके प्रयोग से, कवकनाशी के प्रयोग से, या फिर कैल्थेन के नाम से। जल्दी से पाएंगे कि यानी कौन से रसायन है, अर्थात किस रसायन के द्वारा आप जीवाणु जनित बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हो। एंटीबायोटिक्स के, विषाणुनाशी से, कवकनाशी से, या फिर कैल्थेन के नाम से। जल्दी से पाएंगे। पता नहीं आज गला ही नहीं चल रहा है यार, कुछ समझा भी नहीं पा रहा हूँ। छोड़ो यार, फिर भी करते हैं, अपन लेक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा। कि जीवाणु जनित बीमारियों का नियंत्रण रसायनों से किया जा सकता है, अर्थात एंटीबायोटिक से किया जाता है, विषाणुनाशी से किया जाता है, कवकनाशी से किया जाता है, फिर कैल्थेन से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अगर बात किया है जीवाणु जनित बीमारियों का कंट्रोल तो इसका किया जाता है एंटीबायोटिक्स के नाम से। ठीक है, जिसने भी कमेंट किया है ए उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात किया है एंटीबायोटिक्स तो यार एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कैसा है, जीवाणु जनित जो बीमारी होती है तो इनको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग कैसा है, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कैसा है। किसका किया जाता है, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कैसा है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पोटास जलाने से, अर्थात पोटास जलाने से होता क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपसे पूछा गया है कि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, प्लांट की जल भराव के प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, पौधे के पाले से रक्षा हो जाती है, फिर इनमें से कोई नहीं। अर्थात पोटास डालने से होता क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपसे पूछा गया है कि पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, प्लांट की जल भराव के प्रति जो संवेदनशीलता होती है, फिर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, पौधे की पाले से प्रति रक्षा हो जाती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। ये पोटास का जो मेन रोल होता है ये क्या होता है, तो आपको इजीली पता होगा। अगर बात किया पोटास तो यहाँ पोटेशियम या फिर पोटास, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये होता है यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना। क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन पर्पज होता है। अतः राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपसे पूछता है पोटास, तो पोटास डालने से क्या होता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया है कि सतही मृदा जल के नीचे की ओर गति करना। सतही मृदा जल है तो उसका जल के नीचे, ठीक है, यानी जो मृदा सरफेस है उससे जल का नीचे की ओर गति करना, ये क्या कहलाता है। इस क्रिया को किस नाम से समझता है, अंतः स्पंदन के नाम से, अंतः स्रवण के नाम से, निक्षालन के नाम से, फिर ऊपरी सतह से बहना। अर्थात इन्हें आप इंग्लिश में जरूर याद रखना कि अगर आप सतह मृदा सतह, ठीक है, मृदा सतह से जल का नीचे जाना क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फिल्ट्रेशन, सेकंड ऑप्शन है परकोलेशन, थर्ड है लीचिंग और लास्ट है वॉश आउट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन इनको आप इंग्लिश में देख लीजिए, उससे आपको ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन कि अगर आप सतह इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन, निक्षालन क्या होता है, लीचिंग होती है, और अगर बात की ऊपरी सतह से बहना मतलब वॉशिंग आउट। तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि सतही जल का नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है यार, इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अगर बात किया सतही मृदा जल का, तो इसकी जो मृदा की सतह में जाना या फिर नीचे की ओर गति करने का कहलाता है अंतः स्पंदन कहलाता है, इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे, एक पॉइंट होता है इन्फिल्ट्रेशन, एक होता है परकोलेशन। ठीक है, एक होता है इन्फिल्ट्रेशन, एक होता है परकोलेशन। तो परकोलेशन में तो क्या होता है, बस एक पॉइंट का ध्यान रखना कि अगर आप सोचते हैं इन्फिल्ट्रेशन, तो यहाँ मृदा सतह से जल का नीचे की ओर जाना क्या कहलाता है, इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है। और अगर बात की यहाँ परकोलेशन, तो यहाँ सैचुरेटेड सोइल में, ठीक है, एक पॉइंट का जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पर सैचुरेटेड सोइल में अगर आपसे पूछा है कि सैचुरेटेड सोइल में मृदा सतह से जल के नीचे जाना क्या कहलाता है, परकोलेशन कहलाता है। यार हाँ, यहाँ पर आपको एक पॉइंट अलग देखने को मिलेगा, सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेटेड सोइल या फिर सैचुरेटेड पॉइंट से मृदा का, यार हाँ, मृदा सतह से नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है, परकोलेशन कहलाता है। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि सतही मृदा जल का नीचे की ओर गति करने का क्या कहलाता है, तो उसे बोला जाता है इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। यार हाँ, केवल अंतर होता है सैचुरेटेड सोइल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया शाकनाशी जिसमें अणुओं में कार्बन व हाइड्रोजन अवयव के रूप में होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन अवयव होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, अम्ल होते हैं, कार्बनिक शाकनाशी होते हैं, फिर लवण होते हैं। जल्दी से पाएंगे कि शाकनाशी अर्थात वे हर्बिसाइड जिनमें रहा कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, आर्सेनिक कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, कार्बनिक शाकनाशी कहलाता है, फिर लवण कहलाते हैं। जल्दी से पाएंगे कि वे शाकनाशी, वे हर्बिसाइड जिनमें रहा कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, आर्सेनिक के नाम से, अम्ल के नाम से, कार्बनिक शाकनाशी नाम से, फिर लवण के नाम से। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि शाकनाशी जिनमें अणुओं में कार्बन और हाइड्रोजन अवयव पाए जाते हैं, तो क्या है राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन कार्बनिक शाकनाशी कहलाते हैं, जिनमें यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो ये दोनों जिसमें कंपोनेंट पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है ऑर्गेनिक हार्बिसाइड अर्थात कार्बनिक शाकनाशी के नाम से जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है जो कि छिलका रहित वेराइटी है। तो इस क्वेश्चन का हमने कई बार क्लियर कर लिया है कि हुस्कलेस वेराइटी कौन सी होती है बाहर लिखी। जल्दी से पाएंगे कि जो कि छिलका रहित वेराइटी कौन सी होती है। ऑप्शन से देख लीजिए, मंजुला होती है, डोलमा होती है, दोनों होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से पाएंगे कि राइट आंसर क्या है कि जो कि छिलका रहित अर्थात हुस्कलेस वेराइटी कौन सी होती है। मंजुला होती है, डोलमा होती है, दोनों होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो इसको हमने कई बार क्लियर कर लिया है कि अगर आपसे छिलका रहित किस्म के बारे में पूछा जाता है कौन सी होती है, डोलमा होती है, कौन सी होती है, डोलमा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गेहूं में क्राउन रूट प्रकट होती है। अब ये तो आपने कई बार पढ़ लिया होगा कि CRIST आती है, 21 दिन बाद में आती है, क्राउन रूट इनिशिएशन होती है। लेकिन यहाँ पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है क्राउन रूट प्रकट होती है अर्थात क्राउन रूट होती क्या है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि मृदा सतह से ऊपर होती है क्राउन रूट, मृदा सतह से नीचे किंतु बीज के ऊपर होती है क्राउन रूट, मृदा सतह एवं बीज के नीचे होती है मृदा रूट, या फिर बीज के नीचे होती है क्राउन रूट। जल्दी से बताएंगे क्राउन रूट होती कहाँ पर है। ठीक है, जो क्राउन रूट निकलती है तो ये होती कहाँ पर है, मृदा सतह से ऊपर होती है, मृदा सतह से नीचे किंतु बीज के ऊपर होती है, मृदा सतह एवं बीज के नीचे होती है, फिर बीज के नीचे होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि क्राउन रूट कहाँ पर पाई है, क्राउन रूट कहाँ पर होती है।
तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि अगर बात किया है क्राउन रूट जो कि 21 दिन बाद में निकलती है, ये कहाँ पर होती है यार, मर्दा सतह से तो नीचे होती है, मर्दा सतह से तो नीचे होती है, लेकिन जो बीज होता है इसके ऊपर होती है। ठीक है, अगर आपसे होता है क्राउन रूट तो ये कहाँ पर होती है, मर्दा सतह से तो नीचे होती है, लेकिन जो सीड होता है, जो बीज होता है इसके ऊपर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चने की अवरोधी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वेरायटी दे रखी है, अवरोधी किस्म के बारे में पूछा गया है कि चने की अवरोधी किस्में किस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है, अर्थात किसके प्रति रेजिस्टेंस होती है, ये आपसे पूछा जल्दी सुनाएंगे कि किसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है अवरोधी किस्में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि अवरोधी किस्म किसकी होती है। यार हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो अवरोधी है ये किसकी वेरायटी होती है। तो यार हाँ, अवरोधी किसकी होती है, चने की वेरायटी होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि आपसे पूछा गया है कि अवरोधी किस्में किस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। पहले जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि विल्ट के प्रति रखती है, झुलसा रोग के प्रति रखती है, बाढ़ के प्रति या फिर सूखा के प्रति। जल्दी से बताएंगे कि अवरोधी किस्में किस रोग के प्रति रोधितता होती है, अर्थात किस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है, विल्ट के प्रति, झुलसा के प्रति, बाढ़ के प्रति या फिर सूखा के प्रति। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें चने की अवरोधी किस्म, ठीक है, जो अवरोधी किस्म होती है ये होती है विल्ट के प्रति। किसके प्रति होती है यहाँ, रोग जो रेजिस्टेंस होती है ये होती है विल्ट के प्रति। किसके प्रति होती है, विल्ट के प्रति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पूछा गया है कि दो मुख्य फसल सीजन के मध्य एक कम समय में तैयार होने वाली फसल को लेना क्या कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए कि दो मुख्य फसल होती है। ठीक है, मान लीजिए दो मुख्य फसलें होती है, तो उनके मध्य एक कम समय वाली फसल को लेना क्या कहलाता है, नकदी फसल कहलाता है, अंतः फसल कहलाता है, यानी कंपेनियन होती है। ठीक है, क्या होती है, कंपेनियन होती है, कंपेनियन फसल कहलाती है, फिर केज क्रॉप कहलाती है। जल्दी सुनाएंगे कि दो मुख्य फसल या फिर दो मुख्य फसल जो सीजन होती है उनके मध्य एक कम समय वाली फसल को लेना क्या कहलाता है, नकदी फसलें कहलाता है, अंतः फसल कहलाती है, कंपेनियन फसलें कहलाती है, फिर केज क्रॉप कहलाती है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी बताएंगे दो मुख्य फसलों के बीच में एक कम समय वाली जो फसल को लेना क्या कहलाता है, तो इसे बोला जाता है केज क्रॉप। ठीक है, जो केज क्रॉप होती है इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट टाइम की अर्थात शॉर्ट टर्म की फसल को लेना क्या कहलाता है, केज क्रॉप कहलाता है। दो मुख्य फसलों के बीच में क्या होता है, एक कम समय वाली अर्थात शॉर्ट टाइम की फसल को लेना क्या कहलाता है, केज क्रॉप कहलाता है। और नकदी फसलें तो आप जानते ही होंगे, नकदी फसलें क्या होती है, मुख्यतः यहाँ गन्ना होती है। ठीक है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नकदी फसलें कौन सी होती है, गन्ना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न फसलों में से एजोला किस फसल के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। ठीक है, एजोला के बारे में पूछा गया है, तो जल्दी बताएंगे निम्न फसलों में एजोला किस फसल के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है, मक्का के लिए, आलू के लिए, धान के लिए, फिर गन्ना के लिए। जल्दी बताएंगे कि एजोला, तो एजोला का किस में प्रयोग किया था, ये भी आप मान सकते हो कि एजोला का प्रयोग कैसा है, हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में। जल्दी बताएंगे कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में एजोला का प्रयोग किस फसल में कैसा है, मक्का में कैसा है, आलू में कैसा है, धान में कैसा है, फिर गन्ना में कैसा है। जल्दी बताएंगे कि राइट आंसर क्या है, मक्का, आलू, धान या फिर गन्ना। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। यहाँ अगर बात की जाए एजोला, तो एजोला का यहाँ बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, जो धान होता है हमारा, जो राइस होता है, तो इसी में यहाँ एजोला का प्रयोग किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में। किस रूप में किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। और क्यों किया जाता है, जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है, ठीक है, जो नाइट्रोजन है तो इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए एजोला का प्रयोग मुख्यतः धान फसल में किया जाता है। ठीक है, और एजोला क्या होती है, एक जलीय फर्ण होती है। एजोला क्या होती है, एक जलीय फर्ण होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है साइनोफाइट के नाम से जाना है, साइनोफाइट के नाम से जाना है नील हरित शैवाल को, जीवाणु को, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ को। अतः साइनोफाइट होता क्या है, नील हरित शैवाल होता है, जीवाणु होता है, विषाणु होता है, फिर प्रोटोजोआ होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि साइनोफाइट होता क्या है, नील हरित शैवाल होता है, जीवाणु होता है, विषाणु होता है, फिर प्रोटोजोआ होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ जो नील हरित शैवाल होते हैं तो इसी यहाँ साइनोफाइट के नाम से जाना है। ठीक है, साइनोफाइट के नाम से किससे जाना है, नील हरित शैवाल का ही सेकंड नाम क्या होता है, साइनोफाइट होता है। क्या होता है, साइनोफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डोलोमाइट किसका अयस्क होता है, डोलोमाइट किसका अयस्क होता है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि डोलोमाइट किसका अयस्क होता है, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, सल्फर का या फिर इन सभी का। जल्दी बताएंगे कि डोलोमाइट किसका अयस्क होता है, मैग्नीशियम का होता है, कैल्शियम का होता है, सल्फर का होता है, फिर इन सभी का होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे कि मैग्नीशियम का होता है, कैल्शियम का होता है, सल्फर का होता है, फिर इन सभी का होता है। जल्दी बताएंगे डोलोमाइट किसका अयस्क होता है। तो यार अगर बात किया डोलोमाइट तो ये प्रमुख अयस्क होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, जिसने भी एक कमेंट किया है उसका राइट आंसर है, क्योंकि अगर बात किया डोलोमाइट तो डोलोमाइट किसका मुख्य अयस्क होता है, मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है टमाटर क्या होता है, अम्लीय फल होता है, क्षारीय फल होता है, लवणीय फल होता है, फिर ये सभी होता है। जल्दी बताएंगे टमाटर होता क्या है, टमाटर होता क्या है, अम्लीय फल होता है, क्षारीय फल होता है, लवणीय फल होता है, फिर सभी होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि टमाटर होता क्या है, अम्लीय फल होता है, क्षारीय फल होता है, लवणीय फल होता है, फिर ये सभी होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की टमाटर की, तो यहाँ टमाटर एकमात्र ऐसी सब्जी है जो क्या होती है, अम्लीय होती है।
यार हाँ, अगर बात की टमाटर की, तो टमाटर एक अपवाद होता है। टमाटर क्या होती है, एक अम्लीय फल होता है। लेकिन अगर बात की जितनी भी जो सब्जी होती है, ठीक है, टमाटर के अलावा जितनी भी जो सब्जी होती है, ये क्या होती है, सारी अवस्था की होती है, तो सारी नेचर की होती है। ठीक है, टमाटर को छोड़कर जितनी भी जो सब्जी होती है, किस नेचर की होती है, सारी नेचर की होती है। और अगर बात की जितने भी जो फ्रूट होते हैं, ठीक है, जितने भी जो फल होते हैं सभी क्या होते हैं, अम्लीय नेचर के होते हैं। फल क्या होते हैं, अम्लीय नेचर के होते हैं। लेकिन अगर बात की सब्जी है, तो सब्जियाँ किस नेचर की होती है, सारी नेचर की होती है। और अगर बात की जाए, लेकिन यार हाँ, इसका अपवाद क्या है, सब्जियों का जो अपवाद है, वैसे यार हाँ, जो लगभग जो सब्जियाँ होती है क्या होती है, सारी अवस्था की होती है, सारी नेचर की होती है। लेकिन अगर बात की टमाटर की, तो टमाटर इसका एक अपवाद होता है। टमाटर क्या होता है, अम्लीय नेचर का होता है। किस प्रकार का होता है, अम्लीय नेचर का होता है। इसलिए यार हाँ, टमाटर क्या होता है, एक अम्लीय फल होता है। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, तंबाकू किस परिवार से संबंध रखता है। तंबाकू किस परिवार से संबंध रखता है, अर्थात तंबाकू की फैमिली क्या है। सोलेनेसी होता है, ग्रेमिनी होता है, लाइनेसी होता है, फिर मालवेसी होता है। जल्दी से पाएंगे कि सोलेनेसी। तंबाकू किस परिवार से संबंध रखता है, सोलेनेसी, ग्रेमिनी, लाइनेसी या फिर मालवेसी। जल्दी से पाएंगे टोबैको का फैमिली कौन सी होती है, सोलेनेसी, ग्रेमिनी, लाइनेसी या फिर मालवेसी। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो अगर बात करते हैं टोबैको की, तो यार हाँ, टोबैको क्या होती है, इसकी होती है सोलेनेसी। किस फैमिली से बिलोंग करती है यार हाँ, ये करता है सोलेनेसी। अर्थात फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। जिसने भी कमेंट किया है ए, उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात की तंबाकू टोबैको की, तो इसकी फैमिली कौन सी होती है, सोलेनेसी होती है। कौन सी होती है, सोलेनेसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि सब्जियाँ होती है। जैसे कि हमने अभी बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है कि सब्जियाँ होती है, अम्लीय नेचर की होती है, सारे नेचर की होती है, इन दोनों नेचर की होती है, फिर कोई नहीं। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है कि सब्जियाँ सामान्यतः होती है अम्लीय नेचर की, सारे नेचर की, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है कि सब्जियाँ किस प्रकार की होती है, अम्लीय होती है, सारी होती है, ये दोनों होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि अगर बात कर रहे हैं सब्जियाँ, तो सब्जी क्या होती है हाँ, सारी अवस्था की होती है। और अगर बात करें फल, तो फल किस नेचर के होते हैं, अम्लीय नेचर के होते हैं। ठीक है, जितनी भी जो सब्जी होती है, ये किस नेचर की होती है, सारी अवस्था की होती है। लेकिन अगर बात करते हैं टमाटर की, तो टमाटर एक अपवाद होता है सब्जियों का। टमाटर क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, टमाटर क्या होता है, अम्लीय होता है लगभग जो सब्जी होती है। लेकिन जो सब्जियाँ होती है, ये क्या होती है, सारे नेचर की होती है। और जो जितने भी जो फल होते हैं, वो क्या होते हैं, अम्लीय नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, फल होते हैं अम्लीय प्रकृति के, सब्जियाँ होती है सारी प्रकृति की। लेकिन अगर बात करें टमाटर, तो टमाटर एक अपवाद होता है। टमाटर क्या होता है, एक अम्लीय फल होता है, अम्लीय नेचर का होता है। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हुए। तो आज का क्वेश्चन है, कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, इस वीडियो कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कनेक्शन पर टॉप से, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।